कहानी की शुरुआत में हम एक जापानी आदमी को देखते हैं जो कलरफुल पायजामा पहने हुए एक सफेद खाली रूम में उठता है। रूम में ना डोर है, ना विंडो और ना ही कोई और इंसान। जब वो दीवार के पास जाता है तो उसे दीवार पर एक अजीब सा बटन दिखता है जो पुरुष के लिंग जैसे शेप में होता है। एक्साइटमेंट में वो उसे छूता है और फिर दबा देता है। अचानक रूम की फ्लोर और वॉल्स से सैकड़ों हंसते हुए बेबी एंजल्स बाहर आते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए वे वहां रुककर वो फिर से दीवारों में चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो दीवारों पर अजीब अजीब बटन छोड़ जाते हैं। ये लर्निंग का फेज होता है। अब वो आदमी उस उंगली को स्मेल करता है जिससे उसने बटन दबाया था और अचानक डर के मारे जोर से चिल्ला उठता है। फिर वो हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो एक एक करके सारे बटन्स दबाने का डिसीजन लेता है, लेकिन हर बार बटन दबाने पर रूम में कोई नई चीज गिरती है। कभी छोटा सा टूथब्रश तो कभी बड़ा सा फ्लावर वेस, और एक ही बटन बार बार दबाने पर वही चीज बार बार गिरती है। ऐसे करते करते उसे ढेर सारे चॉपस्टिक मिल जाते हैं, लेकिन उसकी ये अम्यूजमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलती। जब वो चॉपस्टिक बटन के पास वाला बटन दबाता है तो एक छोटी ट्रॉली उसके पैरों से टकरा जाती है। पेन के मारे और गुस्से में वो एक और बटन दबा देता है, लेकिन वो बटन एक बेबी के बट के शेप में उसके फेस पर गैस छोड़ देता है। कुछ घंटों बाद रूम अलग अलग चीजों से भर जाता है। थककर आदमी एक बॉल दीवार पर फेंकता है जो गलती से एक बटन दबा देती है और उसे सुशी मिलती है। भूख के मारे आदमी खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है, तो वो बटन को बार बार दबाता है इस उम्मीद में कि सॉस की बोतल मिलेगी, लेकिन हर बार सिर्फ सुशी ही गिरती रहती है। हार मानकर वो बिना सोया सॉस के ही सुशी खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो लास्ट पीस खत्म करता है, वो और सुशी खाने के लिए फिर से बटन दबाता है, लेकिन इस बार फाइनली सोया सॉस की बोतल गिरती है। गुस्से में आकर वो बोतल को साइड में फेंक देता है। फिर एक दूसरा बटन दबाता है और उसे एक ओल्ड स्कूल 3D ग्लासेस मिलते हैं। जैसे ही वो ग्लासेस पहनता है, उसे एक छोटा सा एंजल दिखाई देता है जो अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। वो सोचता है शायद यही रास्ता है यहाँ से बाहर जाने का, लेकिन जैसे ही वो उस बटन को दबाता है, एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है, और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, ऊपर से एक बड़ा सा बेबी बट आकर उसके ऊपर गैस छोड़ देता है। कुछ घंटों बाद वो एक फनी मंगा किताब का 5वां पार्ट पढ़ चुका होता है। एक्साइटमेंट में वो 6th पार्ट के लिए बटन दबाता है, लेकिन 6th की जगह उसे डायरेक्ट 7th पार्ट मिलता है। गुस्से में वो और बटन्स दबाता है जिससे उसे 8 और 9th पार्ट तो मिल जाता है, लेकिन 6th पार्ट अभी भी नहीं मिलता। तभी अचानक एक बटन दबाने से पीछे की दीवार में छिपा हुआ एक डोर खुल जाता है। वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन इस खुशी में वो भूल जाता है कि डोर को ओपन करने वाला बटन कौन सा था। उनमें से एक रैंडम बटन दबाने पर अचानक एक अफ्रीकन ट्राइबल मैन बाहर आता है और वॉल से वॉल तक भागने लगता है। दूसरा बटन दबाते ही उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। फाइनली वो सही बटन ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही डोर की तरफ भागता है, डोर उसके सामने ही बंद हो जाता है। दूसरी बार भी वही होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि बटन को दबाकर होल्ड करने से ही डोर खुला रह सकता है। अब वो कई अलग अलग तरीके ट्राई करता है। पहले वो रनर पोजीशन में जाकर अपने लेग से दबाता है, फिर रस्सी से खींचने की कोशिश करता है, और यहाँ तक कि दूर से फ्लाई स्वेटर से मारता है। फिर वो कार्ट पर चढ़कर बटन दबाने के बाद खुद को पुश करके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता। फाइनली वो एक फ्लावर वेस उठाकर बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन बटन फिर भी ऊपर उठ जाता है। फिर वो सोचता है कि वेस को हैवी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वो वेस के अंदर पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे पानी को डाइवर्ट करने की, लेकिन पानी सिर्फ उसके ऊपर ही गिर रहा था। अब वो वेस के अंदर ढेर सारी सुशी भरने लगता है, लेकिन वो इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा ही नहीं पाता। वेस का मुंह छोटा होने की वजह से वो चॉपस्टिक की हेल्प से एक एक करके सुशी निकालने लगता है। जैसे ही कुछ सुशी बाहर आती है, वो मुश्किल से वेस को उठाकर बटन के पास ले जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे रियलाइज होता है कि वो फिर से बटन भूल गया है। घबराते हुए वो एक बटन दबाता है और दीवार से वही ट्राइबल मैन फिर से बाहर आता है। ट्राइबल मैन वेस से टकराता है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। आदमी गुस्से में बड़बड़ाता है
और फिर सही बटन को ढूंढ लेता है। अब वो उस बटन को सुशी से कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन बटन वापस से चावलों के बीच से ऊपर उठ जाता है। फिर वो टेप की हेल्प से उसे दबाने की कोशिश करता है। उसके ऊपर स्टील प्लेट भी रखता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। अब वो कुछ पेन किलर की दवा के वजह से वो अच्छे से सोकर उठता है। उठने के बाद उसे दांत धोने की जरूरत महसूस होती है, इसलिए वो पानी गिराने के लिए एक बटन दबाता है, लेकिन वो गलत बटन होता है। लेकिन उस बटन की वजह से एक लंबी रस्सी ऊपर से गिरती है, जिससे आदमी का मूड तुरंत ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे पर डोर तक पहुंचने का आइडिया आ गया था। अब वो बटन दबाता है और रस्सी पर झूलते हुए उस डोर के पास टाइम से पहुंच जाता है। लेकिन अंदर जाते ही वहां पर एक और डोर होता है। वो उसे ओपन करने की कोशिश करता है, पर डोर लॉक होता है। अब वो पहला डोर बंद होने से पहले रूम में वापस तो आ जाता है, लेकिन डोर उसके बैक पर लग जाता है। गुस्से में वो दीवार पर एक बटन को जोर से मारता है, जिससे रूम के बीचों बीच एक चाबी हवा में उड़ने लगती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये चाबी दूसरे वाले डोर की है, लेकिन डोर की तरह ही कुछ देर बाद ये चाबी भी गायब हो जाती है। इसलिए अब इस आदमी को चाबी के साथ साथ डोर को भी ओपन रखने का तरीका ढूंढना होगा। मगर सबसे पहले उसे फिर से वो बटन ढूंढना होगा जिससे चाबी आती है, क्योंकि वो उस बटन को भूल गया था। वो दीवार पर एक रैंडम बटन दबाता है और अचानक वहां से एक डॉग निकलकर उस पर भौंकने लगता है। दूसरी बार भी वही होता है, लेकिन तीसरी बार उसे फाइनली सही बटन मिल जाता है। इसके बाद वो बटन को देखते देखते पीछे की ओर जाता है और वहां रखी सुशी लेकर फिर से उस बटन के पास आता है और सुशी का एक टुकड़ा लेता है, जिसे वो सही बटन पर मार्क करने के लिए वापस ले जाता है। लेकिन जब वो उसे दबाता है तो फिर से डॉग बाहर आता है। गुस्से में वो दोबारा सही बटन ढूंढ लेता है और एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूलकर दोनों बटन तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, मगर ये प्लान भी पूरी तरह फेल हो जाता है। जैसे ही वो फ्लोर पर गिरता है, उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है, जो कि उसे किसी पुराने बटन को दबाने से मिला था। प्लंजर देखते ही उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो सोचता है कि प्लंजर की मदद से वो दीवार पर चिपक कर बटन दबा सकता है। एक बार फेल होने के बाद प्लान स्मूथली काम करने लगता है। वो रस्सी पर झूलते हुए प्लंजर की मदद से दीवार पर चिपक कर सही बटन दबाता है। फिर प्लंजर से खुद को पीछे धकेलता है और चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद वो दरवाजे के बटन को दबाकर झूलते हुए दरवाजा बंद होने से पहले अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे एक और झटका लगता है। दरवाजे के ठीक ऊपर की तरफ एक और लॉक होता है, जिसे खोलने के लिए 3 नंबर्स का जरूरत होता है। वो जल्दी से कमरे के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन इस बार भी डोर उसके पीठ पर लग जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो प्लंजर उठाकर सामने की दीवार पर जोर से फेंकता है। जैसे ही प्लंजर दीवार से टकराता है, एक बटन दब जाता है और वही आदिवासी फिर से वापस आता है। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी उसके सामने से गुजरता है, उसे उसके माथे पर 3 नंबर दिखते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये तीनों नंबर डोर के ऊपर वाले लॉक का हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि डोर के अंदर रहने का टाइम लिमिटेड था, इसीलिए वो तीनों नंबर एक एक करके डालता है। हर बार वो एक नंबर डालकर रूम में आता और फिर दोबारा नंबर डालने जाता। जैसे ही तीनों कोड मैच हो जाते हैं, लॉक खुल जाता है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पीछे की दीवार बंद हो गया है। अब वो खुद को अंदर फंसा हुआ पाता है। इस बार जगह इतनी कम थी कि वो दरवाजे को खोलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। निराश होकर वो जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। उसे वो पल याद आने लगते हैं जब वो बटन से मिलने वाली अजीब चीजों के साथ खेला करता था। वो पहले भी वहां बंद था, लेकिन कम से कम तब उसके पास घूमने की जगह और थोड़ा एंटरटेनमेंट था। और अब उसे एहसास होता है कि जब उसके पास वो सब था, तब उसने उसकी कदर नहीं की। अचानक उसे साइड वाली बाईं दीवार से अपने चेहरे पर हल्की हल्की हवा महसूस होती है। हैरानी से वो उस दीवार को छूता है और देखता है कि उसमें एक दरार है। उसे तुरंत समझ आता है कि ये दीवार नकली है। वो बिना वक्त बर्बाद किए वो दीवार को खोलकर और वहां से भाग निकलता है। जल्दी ही एक रहस्यमयी हॉलवे में पहुंचता है। ये रास्ता हवा में तैरता हुआ लग रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो यहाँ से बाहर निकलने के लिए
वो अनंत काल से भाग रहा हो। और आखिरकार जब वो हॉलवे खत्म होता है तो वो खुद को एक नए रूम में पाता है। जैसे ही वो रूम में आता है उसके बाल अचानक लंबे हो जाते हैं और उसके पायजामा का रंग भी उड़ चुका होता है। यह सब देखकर वो चौंक ही रहा था कि तभी जिस दरवाजे से वह अंदर आता है वह दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। रूम देखकर उसे महसूस होता है कि ये रूम भी पिछले वाले रूम जैसा ही खाली है, लेकिन इस बार रूम में बड़े एंजल्स मौजूद थे। वे थोड़ी देर तक रूम में रहते हैं, फिर अचानक दीवारों में गायब हो जाते हैं। जाते जाते वे दीवारों पर अपने पीछे वही पुरुष के लिंग जैसे अजीब बटन छोड़ जाते हैं। ये प्रैक्टिस का चरण होता है। इस बीच मैक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार परेशान होता है, क्योंकि उसका पिता जो एक पहलवान है और एस्कारगोट मैन के नाम से जाना जाता है, पर आज उनका मैच है, जिस वजह से वह बहुत चुपचाप सा व्यवहार कर रहा है। उसकी पत्नी कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो जिससे मैच करने वाला है वो उम्र में छोटा है। तभी एंटोनियो के दादाजी कहते हैं कि उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। फिर एस्कारगोट मैन को उसकी बेटी सिस्टर करेन अपने ट्रक में लेने आती है और उसे कुश्ती के रिंग तक छोड़ती है। उधर स्कूल में सभी बच्चे एंटोनियो को परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको सच में लगता था कि उसके पिता मैच जीत जाएंगे। जैसे जैसे मुकाबले का समय नजदीक आता है, सिस्टर करेन फिर से अपनी वैन लेकर निकलती है और एंटोनियो और उनके दादाजी को लेकर उन्हें एस्कारगोट मैन को एक्शन देखने ले जाती है। सबसे पहले रिंग में नॉर्दर्न टफ वंस की टीम आती है, जिसमें सुपर डेमन और टेक्विला होते हैं। फिर एस्कारगोट मैन और उसका साथी सिल्वर ईगल आते हैं। सिल्वर ईगल अपनी टीम के लिए पहली लड़ाई करता है और शुरुआत शानदार होती है, लेकिन जल्दी ही जब नॉर्दर्न टफ वंस के दोनों प्लेयर उसे एक साथ मारते हैं तो वह कमजोर पड़ जाता है। वो दोनों प्लेयर एस्कारगोट को भी अब रिंग के अंदर बुलाने लगते हैं, लेकिन एस्कारगोट नियमों को तोड़कर नहीं लड़ना चाहता था। उधर सिल्वर ईगल दोनों प्लेयर को आपस में टकराकर खुद बहुत चतुराई से बाहर निकल आता है। इसके बाद एस्कारगोट की बारी आती है, जिसे सामने वाले दोनों प्लेयर मिलकर मारने लगते हैं कि तभी उनमें से एक प्लेयर एस्कारगोट के सर पर कुर्सी मारने वाला होता है कि तभी कमरे में बंद वह जापानी आदमी क्यूरोसिटी में एक बटन दबा देता है, जिससे एस्कारगोट मैन की गर्दन जादुई रूप से लंबी हो जाती है और वह अपने सिर के एक वार से दोनों प्लेयर को बेहोश कर देता है। बटन दबाने पर भी कमरे में कुछ नहीं होता, इसलिए वह जापानी आदमी उसी बटन को बार बार दबाता है, जिससे एस्कारगोट मैन अपने साथी सिल्वर ईगल, रेफरी और यहाँ तक कि अपने बेटे एंटोनियो को भी मारकर नॉकआउट कर देता है। जब कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब आदमी अलग अलग बटन आजमाने लगता है। एक बटन से लॉस एंजलिस में एक बैंड का सिंगर कॉन्सर्ट के दौरान आग उगलने लगता है। दूसरे बटन से एक रूसी जादूगर की ट्रिक फेल करवा देता है, जहां वो अपनी सहायक को गायब करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। और तीसरा बटन दबाने से एक चीनी आदमी अपने ही कुत्तों पर भौंकने पर मजबूर हो जाता है। अब आदमी बटन दबाने पर भी कमरे में कुछ ना होने पर हार मान ही चुका था कि तभी उसकी नजर ऊपर से आती एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। उसने देखा कि इस रूम की कोई छत नहीं थी और ऊपर कुछ एंजल्स उड़ रहे थे। अब वो इन अजीब बटनों को दबाने के बजाय उनका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करने लगा, और जैसे ही वह किसी बटन को हाथों से पकड़ता है और पैरों से उस पर चढ़ता है, धरती पर कुछ अद्भुत होता है। जैसे फूल के खिलता है तो कहीं एक हाथी मर जाता है। जितना वो ऊपर चढ़ रहा था, इन बटनों का इफेक्ट उतना ही बढ़ रहा था। अब इनका असर सिर्फ नेचर तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ह्यूमैनिटी और छोटी बड़ी चीजों पर भी पड़ने लगा, जैसे टोस्टर चलना और इंसान का चांद पर उतरना। जब वह आखिरकार सबसे ऊपर पहुंचता है, तब तक उसके बाल और दाढ़ी दोनों लंबे हो चुके होते हैं और अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वह भी एंजल्स की तरह उड़ रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पिछले दोनों रूम्स से मिले ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को याद किया और भगवान की अपनी भूमिका को एक्सेप्ट कर लिया। उसने समझ लिया कि अब बटन दबाने का काम नहीं करना, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़े डिसीजन लेने हैं। वो अब चुनिंदा तरीके से ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी सफलताओं का सिलेक्शन करने लगा। जैसे जैसे उसका काम पूरा हुआ, रूम की दीवारें गायब होने लगी
और उनकी जगह पंखों का घेरा बन गया। फिर एक चमत्कारी पोर्टल प्रकट हुआ। वो उसमें एंटर करता है और आखिरी रूम में पहुंचता है। ये चरण फ्यूचर का होता है। इस रूम की एक दीवार पर सभी महाद्वीप के मैप्स बने हुए थे। वहीं दूसरी दीवार पर एक बड़ा सा बटन था जिसे वो आदमी दबाने जा रहा था। यही चरण भविष्य कहलाता है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।